हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो आधारित है अध्याय सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान पे। तो आइए देखते हैं ये अभ्यास प्रश्न कौन से हैं। तो जो पहला प्रमुख अभ्यास प्रश्न है वो है उपयुक्त आरेख के साथ पृथ्वी का ऊष्मा बजट बताइए। तो यहाँ हमें बताना है कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट किसे कहते हैं और कैसे पृथ्वी का तापमान जो है वो स्थिर रहता है। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट पृथ्वी द्वारा अवशोषित होने वाली आदमी ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को कहते हैं। यानी पृथ्वी जितना भी सौर विकिरण प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है सूरज से, उतना ही ऊर्जा जो है पृथ्वी वो पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर छोड़ देता है अंतरिक्ष की ओर। इसीलिए पृथ्वी का जो तापमान है वो स्थिर बना रहता है और इसे हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे। तो ये है सौर विकिरण जो पृथ्वी प्राप्त करता है, साथ ही साथ ये है पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी अंतरिक्ष की ओर छोड़ देता है। और ये दोनों जो है, इस दोनों में संतुलन होता है, इसीलिए पृथ्वी का तापमान जो है वो स्थिर रहता है। अब इसे हम फिर से विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये संतुलन जो है वो बना रहता है। तो इसी संतुलन का नाम है ऊष्मा बजट। तो यहाँ हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये संतुलन बना रहता है। तो यहाँ हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि सूर्य तप जो है वो 100% है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है वो 100% है। तो ये 100% में से कुछ ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पे पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष की ओर जो है परावर्तित हो जाती है और ये ऊर्जा है 35% इस 100% के सूर्य तप के जो पृथ्वी प्राप्त करता है। तो ये 35% जो है ऊर्जा जो अंतरिक्ष में चला गया उसे हम कहते हैं एल्बिडो। अब जो ये 100% में से बचा है वो है 65%। तो ये 65% जो है वो वायुमंडल से होकर पृथ्वी की सतह की ओर चलते हैं, मतलब पास होते हैं। तो ये 65% जो है वो जब इस वायुमंडल से पास करते हैं तो इनमें से 14% जो है वो वायुमंडल में अवशोषित हो जाते हैं और 91% जो है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं, जहां ये पृथ्वी के सतह के द्वारा अवशोषित होते हैं। अब जब पृथ्वी गर्म हो जाता है ऊर्जा प्राप्त करके, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि उतना ही ऊर्जा ये वापस अंतरिक्ष में छोड़ता है। तो ये 91% जो ऊर्जा है जो पृथ्वी प्राप्त करता है उसमें से ये कुछ प्रतिशत जो है, जैसे कि 17% वो सीधे अंतरिक्ष में छोड़ देता है। किसके रूप में? दीर्घ तरंगे पार्थिव विकिरण के रूप में। यानी ये 91% जो है वो तरंगे पार्थिव विकिरण के रूप में लौटते हैं पृथ्वी की सतह से, जिसमें 17% अंतरिक्ष में सीधे चले जाते हैं और जो बाकी 34% बचते हैं वो फिर से जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, जिसमें 6% जो है स्वयं वायुमंडल द्वारा अवशोषित होते हैं, 9% संवहन के जरिए और 19% संघनन की ऊष्मा के रूप में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वायुमंडल के द्वारा जो ऊर्जा अवशोषित होता है वो है 14% और 34%। तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 48%, जिसमें 14% जो है वो सूर्य तप से प्राप्त करता है पृथ्वी या वायुमंडल और 34% जो है वो वायुमंडल प्राप्त करता है पार्थिव विकिरण से। तो यहाँ हम देख सकते हैं बाहर जाने वाली विकिरण, हम यहाँ देखें अगर कि पृथ्वी से कितना ऊर्जा जो है वो वापस अंतरिक्ष में जा रहा है, तो ये है 48% जोड़ 17%, जो कि कुल मिलाकर हो जाता है 65%, जो बराबर होता है आदमी विकिरण के, जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरह जितना ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करता है उतना ही ऊर्जा पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ देता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान का जो संतुलन है वो बना रहता है और इसे ही हम कहते हैं ऊष्मा बजट।
तो इस व्याख्या के साथ हमारे ये प्रश्न जो है वो समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं। तो इसे हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है पहले की वीडियो में, और फिर ये ऊपर के परतों को गर्म करते जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन। लेकिन कभी कभी ये गर्म हवा जो है, यहाँ हम देख सकते हैं इस गर्म हवा के ऊपर ठंडी हवा है और सबसे ऊपर और ठंडी हवा है, इसीलिए यहाँ पे तापमान का जो है वो स्थानांतरण होता है, यानी ये एक दूसरे को गर्म करते जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान जो है वो बना रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये गर्म हवा जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि उनके ऊपर ठंडी परतें होते हैं जो इन्हें ऊपर उठने में बाधित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर उठने वाली गर्म हवा ऊपरी सतह पे ठंडी हवा होने के कारण बाधित होती है, जैसे कि हम इस चित्र में देखते हैं, और इसे ही हम कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ठंडी हवा है, फिर यहाँ गर्म हवा की परतें हैं और फिर जाके सबसे ठंडी हवा की परतें हैं, यानी ये स्थिति जब होता है तब तापमान का व्युत्क्रमण होता है। और ये तापमान का व्युत्क्रमण हमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। और जब साफ बादल होते हैं सर्दियों की रात में, तब ये व्युत्क्रमण जो है वो ज्यादा देखा जाता है, और इसीलिए सर्दियों में जो हम कोहरे देखते हैं वो इसी तापमान के व्युत्क्रमण का कारण होता है। और इस पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में जब तापमान का व्युत्क्रमण होता है तब ठंडी हवा जो है वो ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कैसे सबसे नीचे जो है वो ठंडी हवा है, फिर उसके ऊपर गर्म हवा की परतें देख रहे हैं और सबसे ऊपर ठंडी हवा की परतें हैं। तो ऐसा ही स्थिति हमने पहले भी देखा है। तो ये जब स्थिति आती है तब ये तापमान का व्युत्क्रमण होता है, जिसे हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न जो है वो समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न वो है, वो कौन से कारक है जो पृथ्वी की सतह पर तापमान वितरण को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन से कारक जो है वो तापमान वितरण को नियंत्रित करते हैं। तो ये किसी जगह का अक्षांश, यानी कोई जगह जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है, जगह की उत्तुंगता, समुद्र से दूरी किसी स्थान का, वायु सन्निधि, महासागरीय धाराएं और कुछ अन्य स्थानीय पहलू भी होते हैं जो इस तापमान वितरण को नियंत्रित करते हैं। तो ये 6 प्रमुख कारक होते हैं तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ हम एक एक कारक को विस्तार से बताएंगे। तो जगह का अक्षांश, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का सतह जो है वो विभिन्न अक्षांशों पे अलग अलग मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है सूरज से। यानी अगर हम ध्रुव के पास देखें तो यहाँ पे तिरछी सूरज की किरणें पड़ती हैं, और ये सूरज की किरणें जो है वो व्यापक क्षेत्रों को कवर करती है। इसीलिए यहाँ पे कुल सूर्यताप जो प्राप्त होता है पृथ्वी को वो कम होता है। साथ ही साथ यहाँ पे तिरछी सूरज की किरणों को वायुमंडल के अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण इनका ह्रास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण होता है, जिसके कारण ऊर्जा जो है उनका अधिक ह्रास हो जाता है। जबकि हम विषुवत वृत्त पर अगर देखें तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, यानी ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और ये सूर्य की किरणें जो है वो कम क्षेत्र को कवर करती है, जिसके कारण यहाँ पे कुल सूर्यताप जो पृथ्वी ग्रहण करता है सूर्य से वो अधिक होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे विभिन्न अक्षांशों पर विभिन्न मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है पृथ्वी को। तो इसीलिए जो जगह जो है वो विषुवत वृत्त के पास स्थित होता है वहां पे अधिक तापमान पाया जाता है, जबकि जो स्थान ध्रुवों के निकट स्थित होता है वहां पे तापमान जो है वो कम होता है।
तो हम कह सकते हैं कि किसी जगह का अक्षांश जो है उसके तापमान को नियंत्रित करता है। अब दूसरा जो प्रमुख कारक है वो है जगह की उत्तुंगता, यानी किसी जगह का जो है एल्टीट्यूड कितना है, वो कितने हाइट पर स्थित है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान है वो घटते जाता है। यही कारण है कि जो स्थान ऊंचाई पर स्थित होता है उसका तापमान कम होता है और जो स्थान समुद्र तल के पास स्थित होता है उसका तापमान अधिक होता है। तो जगह की उत्तुंगता भी उसके तापमान को नियंत्रित करती है। तीसरा प्रमुख कारक है समुद्र से दूरी, यानी जो स्थान समुद्र के निकट पाया जाता है वहां पे जो तापमान है वो मध्यम होता है, जबकि जो स्थान सूर्य से दूर स्थित होता है वहां पे अधिक तापमान पाया जाता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जो स्थान समुद्र के पास स्थित होता है वहां पे समुद्र समीर चलते हैं दिन में, साथ ही साथ स्थलीय समीर चलते हैं रात में, जो उस जगह के तापमान को नियंत्रित करते हैं। और ये समुद्र समीर और स्थलीय समीर क्या है इसे हमने विस्तार से बताया है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे हम इसके बता सकते हैं कि क्या होता है समुद्र समीर और स्थलीय समीर। तो इस तरह समुद्र से दूरी जो है वो किसी भी स्थान के तापमान को नियंत्रित करता है। जो चौथा प्रमुख कारक है वो है वायु सन्निधि, जिसे हम एयर मास भी कहते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि कैसे वातावरण में दो प्रकार की वायु सन्निधि पाई जाती है। पहला है उष्ण वायु सन्निधि, और इस उष्ण वायु सन्निधि के प्रभाव में जो स्थान आते हैं उसका तापमान अधिक होता है, जबकि दूसरा वायु सन्निधि जो है वो है शीत वायु सन्निधि, और इसके प्रभाव में जो स्थान आते हैं उनका तापमान कम होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे वायु सन्निधि जो है वो किसी भी स्थान के तापमान को नियंत्रित करते हैं। जो पांचवा कारक है वो है महासागरीय धाराएं। तो अगर हम देखें पूरे विश्व में तो दो प्रकार के महासागरीय धाराएं पाए जाते हैं। इस चित्र के द्वारा हम समझाएंगे। तो ये लाल रेखा जो है ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं, और जो तटीय या स्थान इस गर्म महासागरीय धारा के पास स्थित होते हैं उनका उच्च तापमान होता है, यानी अधिक तापमान होता है, जबकि जो स्थान यहाँ पे जो हम नीले रंग की रेखाएं देख रहे हैं ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। तो जो तटीय स्थान इस ठंडी महासागरीय धाराओं के पास स्थित होते हैं उनका तापमान कम होता है। तो इस तरह महासागरीय धाराएं भी किसी भी स्थान के तापमान को नियंत्रित करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय से संबंधित थे। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।